नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी रणनीति बना रही है। ऐसे में बीजेपी भी आगामी चुनाव में नए फॉर्मूले पर काम कर रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इस फॉर्मूले को आजमाया जा सकता है। अब ये फॉर्मूला बीते विधानसभा चुनाव में काम कर गया था, हरियाणा में क्या ये बीजेपी के लिए काम करेगा, बीजेपी को सफलता दिलाएगा? क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार अपने फैसलों के जरिए विपक्षियों को ही नहीं अपनों को भी चौंका देते हैं। अब सवाल यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कौन सा फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है और हरियाणा में ये क्या कमाल करेगा, क्या कमल खिलाएगा? हरियाणा में बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर बात होगी, इस पर चर्चा होगी। चर्चा में मौजूद है हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। आज फिर आपके लिए सियासत के मैदान से ताजा खबर, वो ये कि हाल ही में हुए उत्तर भारत के 3 बड़े राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने टिकटों के चयन में सभी को चौंका दिया था। वो तो हो गया, अब क्या हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में पार्टी यहाँ भी चौंका सकती है? अगर लोकसभा चुनाव पहले होते हैं तो मुमकिन है कि यहाँ कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएं। इसकी बड़ी वजह पुअर परफॉर्मेंस और वोटर्स की नाराजगी होगी। और दूसरी स्थिति ये कि अगर दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर ये संभावना भी दिख रही है कि कई सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वाया जाए। हाल ही के बड़े 3 राज्यों में जीतकर सरकार बनाने वाली बीजेपी ने तो सांसदों को छोड़ो कई केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़वाकर सबको हैरान कर दिया था। इसलिए हरियाणा के बारे में भी कुछ इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। गौरतलब है कि अभी प्रदेश में लोकसभा की सभी 10 सीटें बीजेपी के पास हैं। 4 सांसद दूसरी बार जीतकर आए थे, इनमें 2 केंद्र में मंत्री हैं। अंबाला की लोकसभा सीट अभी खाली है, हालांकि यहां भी सांसद की दूसरी जीत थी, वो भी केंद्र में मंत्री थे। 10 सांसदों में 5 पहली बार जीतकर आए, लेकिन अब कई सांसद स्वेच्छा से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके कारण अलग अलग हैं। जो भी हो, हरियाणा उन राज्यों में है जहां लोकसभा के अलावा एक साल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसलिए हरियाणा पर भी सभी पार्टियों और सियासत में रुचि रखने वाले लोगों की नजर है। देखना ये है कि क्या कुछ सांसद दिल्ली से चंडीगढ़ लौटेंगे, जबकि कई पहले चंडीगढ़ से तरक्की पाकर दिल्ली पहुंचे थे। मतलब हैरत अंगेज फैसले और प्रयोग तो बीजेपी ही कर सकती है, जो जोखिम उठाते वक्त कभी नहीं डरती। शायद अपनी इन्हीं कदमों की बदौलत ही आज ये पार्टी कामयाबी की बुलंदियों पर है। वैसे भी उतार चढ़ाव तो सियासत में आते रहते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। बीजेपी की प्रयोगशाला से कई प्रयोग निकलकर सामने आते हैं और जो प्रयोग पार्टी के हित में लगते हैं और जनता के लिए ठीक लगते हैं, उनको जमीन पर उतारा भी जाता है। गुजरात में देखने को मिला था, मध्य प्रदेश में देखने को मिला, अब कुछ ऐसा हरियाणा में भी होगा। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। क्या खबर है? वाकई में एक बात निकलकर यह सामने आई कि परफॉर्मेंस सबसे पहले देखी जाएगी, उसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा, यानी अब वो दौर आ गया है जहां पर धड़कनें तमाम उम्मीदवारों की, तमाम टिकट पाने वालों की भी तेज होती दिखाई देंगी। देखिए पंकज, दिलचस्प स्थिति में कहूंगा, 2019 का लोकसभा चुनाव याद करें तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लास्ट टाइम में जब 2019 के चुनाव होने थे, कुछ ऐसे हालात बने थे कि नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर वोट मांगे गए। पहले 2014 में 9 सीटें बीजेपी ने लोकसभा की जीती थी, हरियाणा में 2019 में 10 की 10 जीती।
दिलचस्प स्थिति इसलिए कि अब 2024 का चुनाव है, एक बार फिर मोदी जी का चेहरा सामने है और पार्टी को लगता है कि मोदी जी के काम पर उनका जो अंदाज है या उनके प्रति जो भरोसा लोगों में है, उस भरोसे को आगे रखकर मोदी जी के नाम पर फिर वोट मांगा जाए। हालांकि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और कई तो सांसद ऐसे थे, लाखों में, ज्यादातर की जीत लाखों में थी। लाखों में जीतने के बावजूद, बहुमत की सरकार होने के बावजूद, मेरे को लगता है उपलब्धियों का जिक्र करें तो उपलब्धियों के नाम पर शायद सांसद को मौका उनको मिला तो था, लेकिन बहुत सारी दलीलें देते हैं कि 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए, हम काम ज्यादा कर सकते थे लेकिन कोरोना ने 2 साल खराब कर दिए। ये खैर दलीलें और अपने बचाव में जो कहा जा सकता है वो कहा गया। मैंने फिर कह रहा हूं 2019 में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव था, अब 2024 में, लेकिन मोदी जी को हर हालत में, बीजेपी को, पूरी पार्टी को, तमाम छोटे से बड़े नेता वो लगे हुए कि मोदी जी को चुनाव जितवाना है, उनकी हैट्रिक बनानी है और कई और कारण भी है जिनके वजह से अनुकूल परिस्थितियां बीजेपी के लिए बनी हुई है। बीजेपी फिर एक बार मार करती हुई दिख रही है, हालांकि फैसला तो जनता को करना है, अभी कुछ समय पड़ा है। आज मेरी किसी बीजेपी के नेता से बात हुई, दरअसल पानीपत में जब नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था 20-25 दिन पहले कि आज से 96 दिन बाकी चुनाव के रह गए हैं, सब अपनी कमर कस लो, आपको जो जो ड्यूटियां मिली हैं वो आप ड्यूटी करिए। आज की नेता से मेरी बात हुई, उसने कहा जी 68 दिन रह गए हैं, 68 डेज, मतलब अगर लोकसभा चुनाव समय पर भी होते हैं, पहले नहीं होते, तो महज 68 दिन का समय है। तो पार्टी बहुत तेजी से अपनी तैयारियां कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है, जहां जहां लगता है कि कोई लीकेज है तो वहां भी फुल प्रूफ रणनीति बन रही है जी। अब 10 सांसद हैं हरियाणा में, 10 के 10, इन 10 सांसदों में टिकट कितनों का पक्का है कोई नहीं बता सकता, शायद मुख्यमंत्री भी नहीं बता सकते कि किन का टिकट पक्का है, क्योंकि जो फैसला होगा बड़ा सोच समझ कर होगा। अगर बदलने की बात है, जैसे हमने उत्तर भारत के 3 बड़े राज्यों में देखा, जिस तरीके से पार्टी ने सांसद तो छोड़िए, केंद्रीय मंत्रियों को विधायक के मैदान में उतार दिया कि आप जाइए चुनाव लड़िए। इससे ये लगता था कि लोकसभा से पहले विधानसभा में बीजेपी अपनी सरकार को रिपीट करना चाह रही थी, या जहां सरकार नहीं थी वहां सरकार बनाना चाह रही थी, ताकि माहौल अनुकूल बनाया जा सके। और आगे लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव समझो सिर पर है। ऐसी स्थिति में सवाल यह कि क्या इनको रिपीट किया जाएगा। इन 10 में से 4 विधायक तो ऐसे हैं जो दूसरी बार जीत कर आए। एक अंबाला वाले थे रतनलाल कटारिया, लेकिन केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका असामयिक निधन हो गया। तो दिलचस्प स्थिति है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा मैदान में उतारेगी, नहीं उतारेगी, क्या होगा, आज की तारीख में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये स्थिति बनी हुई है। महेश, आपके पास आओ और सवाल ये कि बीच में कुछ ऐसी खबरें आई, सियासी पार्टियां सर्वे कराती हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने लोगों के काम को लेकर, जनता का मूड उनके प्रति क्या है, और बीजेपी ने भी ऐसा किया। ऐसी खबरें आई, उस रिपोर्ट के आधार पर, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की, उसमें यह कहा गया कि कई ऐसे बीजेपी के सांसद हैं या विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई उस रिपोर्ट कार्ड में, और उनके लिए संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर से बात तो कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 जो सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उनके रिपोर्ट कार्ड के लिहाज से तो हालात बेहद निराशाजनक माने जा सकते हैं। कोई भी सांसद इस स्थिति में नहीं है कि वो ये कह सकता है कि एक स्टार परफॉर्मर की तरह वो उभर कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामने आया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से 10 के 10 सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है खराब मैं कह सकता हूं। तो ऐसे में अब इन 10 के 10 सांसदों को रिप्लेस किए जाने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी रहती हैं। कुछ बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकतर 8, 9 और सीटों तक तो ये बात कही जा सकती है कि उनके नाम बदले जा सकते हैं। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी अपने लिए केंद्र के स्तर पर नहीं चाहेगी तो 10 में से 8 जो चेहरे हैं वो बदले जा सकते हैं। और खास बात यह भी कि ये जो चेहरे जीतकर सामने आए हैं ये अपने वजूद से इतने वोट हासिल नहीं कर पाए, उनका अपना वजूद तो विधानसभा क्षेत्र तक का भी नहीं है।
इतने लाखों वोटों से जो जीत हासिल हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई, तो ऐसे में इन्हें बदलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये कोई स्टार परफॉर्मेंस नहीं है इन सांसदों की। अगर जो पीछे का जो जिक्र हम कर रहे हैं कि काफी सारे केंद्रीय मंत्रियों को जो है विधानसभा में मध्य प्रदेश में उतार दिया गया, दूसरे राज्यों में उतार दिया गया, वो स्टार परफॉर्मेंस थे, वो बड़े नाम थे। स्थानीय जो लोग थे, जो विधायक थे, वो चुनाव जीत पाने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसे में केंद्र से केंद्रीय मंत्री को भेजकर एक बड़े नाम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भेजा गया, जिसका फायदा पार्टी को मिला। यहां जो 10 के 10 सांसद हैं, नॉन परफॉर्मर हैं, वो अपने टिकट तो गंवाएंगे ही, लेकिन यहां अगर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा जरूर यहां पर मिलने वाला है कि इन सांसदों को जिनके टिकट काटे जाएंगे उनको इस बात का यकीन शायद आखिरी तक बना रहेगा कि हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव ना लड़वाकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारना चाहती हो, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इन नॉन परफॉर्मर सांसदों को लोकसभा से हटाकर विधानसभा का चुनाव का टिकट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नॉन परफॉर्मर लोकसभा में तो फिट होंगे कि नहीं होंगे तो पार्टी को तय करना है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी नॉन परफॉर्मर सांसदों को टिकट मिल जाएगा, इस बात की कम ही संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। स्टार परफॉर्मेंस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगी। जो जीत सकता है टिकट उसी को मिलेगा। तो ऐसे में जो सांसद नॉन परफॉर्मर साबित हुए उन्हें विधानसभा की टिकट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, ऐसा भी मुझे लगता नहीं है। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से स्थिति हमने गुजरात में देखी थी, मुख्यमंत्री तक का टिकट काट दिया गया, जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जो नई टीम थी, उस टीम में जो चेहरे शामिल किए गए उन्होंने चौंकाया सबको, और यह बताता है कि वो रणनीति, आगे की रणनीति पर काम किया गया था और उसी फॉर्मूले पर बाकी प्रदेशों में भी बीजेपी ने काम किया, चाहे मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को उतारना हो चुनावी मैदान में, या फिर आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में बड़े बड़े चेहरे थे जिन चेहरों को बार बार जिक्र होता था, लेकिन उन चेहरों को चुनाव में जिक्र नहीं हुआ, और चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो कमान जिसके हाथ में आई वो चेहरा भी बिल्कुल फ्रेश था, नया था। शायद मकसद कुछ और है बीजेपी का, ऐसा हरियाणा में कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में भी उसी तर्ज पर दिखाई देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये की विशेषता है, यहां संगठन प्रमुख है और व्यक्ति गौण है। मतलब व्यक्ति की कोई यहां वो उस तरह का महत्व नहीं है, जो संगठन है उसका ही महत्व है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को हम देखें, ठीक बात है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा चल रहा है, उसके लोग कायल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर तो बड़ी सुदृढ़ स्थिति में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अगर मुकाबला करना है तो अगली 5 सीटों पर करना है। भारतीय जनता पार्टी अपना खाता 5-0 से आगे शुरुआत करेगी चुनाव के अंदर। उसमें हम जो जाट बोले सीटें हैं, सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी, महेंद्रगढ़ है, हिसार और सिरसा, इन 5 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलने वाली है। शेष 5 पर तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सुखद स्थिति में है। और यहां जो भी प्रत्याशी होगा, देखिए मोदी लहर है, मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालेंगे, ये बात निश्चित है कि जो स्थानीय सांसद है उनका कोई करिश्मा नहीं है, कोई इतना ज्यादा उनका अपना प्रभाव कैसे वो छोड़ पाते जब मोदी जी का ये जादू चल रहा है। तो इसलिए उनके व्यक्तित्व का और उनके करिश्मा का कोई प्रभाव रहता नहीं है, वहां उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो ये तो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दे हैं और लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होता है। तो इसलिए इस समय इनको भी प्रत्याशी होगा तो उसकी स्थिति रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी सुखद स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जाट बहुल्य सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी, कांग्रेस से चुनौती मिलेगी। और जहां तक इसमें एनडीए गठबंधन का कुछ भी स्थिति रहे, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर स्वयं ही लड़ेगी, किसी घटक दल को कोई सीट नहीं दे पाएगी। लेकिन एक बात निश्चित मानकर चलिए कि आने वाले अगर लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, जैसे कि संभावना भी है कि लोकसभा चुनाव ही पहले होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव साथ नहीं होंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई विकल्प खुले हैं। जो पहले थे भारतीय जनता पार्टी के जो दल बदलू थे, दूसरे दलों से लोग आए होते, उनको भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, उनको टिकट देना मजबूरी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, नए चेहरों को स्थान देने का ये मौका है और निश्चित रूप से नए चेहरे मैदान में आएंगे भी। उसके लिए पार्टी अपना सर्वे भी कराएगी। और कुछ लोग तो कैडर से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए जैसे करनाल के सांसद संजय भाटिया हैं, उनको चाहे टिकट दें या न दें, वो संगठन के प्रति समर्पित हैं, तो इसलिए उनका चुनाव लड़ना ना लड़ना मायने नहीं रखता। प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको नायब सैनी, अब उनका भी स्थान बदला जाना है, अम्बाला से नए प्रत्याशी चुना जाना है। तो इसलिए हालांकि देखिए राव इंद्रजीत का गुड़गांव से अब उनके स्थान पर उनकी बेटी को टिकट दिया जाता है या नया चेहरा मैदान में उतारा जाता है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को फिर जो है उनको तीसरी बार टिकट मिलने की पूरी संभावना है। और कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उसमें संभावना ज्यादा है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर भी है।
देवेंद्र, मध्य प्रदेश का हम जिक्र करते हैं जहां पर केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। वहां स्थिति थोड़ा सा उलट इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि विधानसभा का चुनाव था, बड़ा राज्य है और प्रयोग के तौर पर विधानसभा में यह आजमा लिया गया कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए ये कितना मुफीद है और किस तरीके से हम तैयार हो सकते हैं। लेकिन यहां अगर चुनाव एक साथ हुए तो ठीक, अगर नहीं हुए तो फिर लोकसभा का चुनाव पहले होगा। और ऐसे में जो उम्मीदवारों का जिक्र हो रहा है, वीरेंद्र सोनी जी ने कहा कि 5 तो ठीक है, आप अपने को सिक्योर मान सकते हैं, लेकिन 5 सीटें जो है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए पंकज, बीजेपी का एक मात्र उद्देश्य है। आप देखिए, गुजरात में पहले चुनाव हुए करीब 1-1.5 साल पहले। गुजरात में बीजेपी ने ऐसे मतलब प्रयोग किए, लोग देखकर दंग रह गए कि बड़े बड़े मंत्रियों की छुट्टी कर दी, चुनाव ही नहीं लड़वाया, क्योंकि हर हालत में बीजेपी सरकार बनाना चाहती थी। उसके बाद हमने देखा, अभी एक बीजेपी के नेता के मुंह से बोला वो बता रहा हूं, वो कहते हैं ये बीजेपी है। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, चुनाव हार गए थे। उत्तराखंड चुनाव हारने वाले विधायक का चुनाव हारने वाले पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद चुनाव जीत के वो रेगुलर हो गए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश और आप राजस्थान का जिक्र करें, उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य है, छत्तीसगढ़ भी मिला, तो इन बड़े राज्यों में केंद्रीय मंत्री को विधायक का चुनाव लड़ाया। शायद उनको यह एहसास होगा कि हमें मुख्यमंत्री या कई बड़ी भूमिका के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो 3 ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया जो बहुत लो प्रोफाइल थे, जिन्होंने कल्पना नहीं की थी। ये सारी चीजें देखकर अब मेरे को लगता है जो बीजेपी के 10 के 10 सांसद है, एक तो की मौत हो चुकी है, अंबाला वाले रतन कटारिया, लेकिन 9 तो अभी हमारे बीच मौजूद हैं। उनका दिल जरूर धक धक कर रहा होगा कि पार्टी क्या फैसले ले सकती है। जो उन मीटिंगों में होते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के या बड़ी बड़ी मीटिंग में होते हैं, उनको भी एहसास नहीं होता कि पार्टी क्या फैसला आखिर में ले सकती है। जो फाइनल गेम प्लान होगा, मतलब उसके बारे में सोच नहीं सकते, वैसा हुआ। और मेरे को लगता है कि हरियाणा में चूंकि एक साल में दोनों चुनावों ने लोकसभा विधानसभा इकट्ठे होते हैं अलग अलग, लेकिन जो सांसद है मौजूदा उनको नहीं पता। हालांकि कई सांसद खुद विधानसभा के लिए ऑप्ट कर रहे हैं कि हम विधानसभा का लड़ना चाहते हैं। शायद उनको यह कि लड़ गए तो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनका इतना प्रोफाइल नहीं है कि मोदी सरकार में वो मंत्री बन सके। या उनको लगता है कि हम सांसदी का चुनाव हार जाएंगे, चलो विधानसभा में कम से कम वीआईपी रुतबा तो रहेगा। तो अलग अलग कारण है, लेकिन ये जरूर है कि सांसदों का दिल धक धक जरूर कर रहा होगा जो हरियाणा के सांसद है कि आगे हमारे साथ होगा क्या। महेश, आज के दिन जब ऐसी स्थिति बीजेपी में बन रही है, चौंकाने वाले फैसले हो रहे हैं, फैसले हाईकमान की तरफ से होते हैं और उसके बाद उस पर काम आपको करना होता है। यानी कि एक बात का जिक्र किया इस चर्चा में आप लोगों ने कि आपका कोई जनाधार नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं। ये लोगों ने भी कहा, सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की चीजें, कि कई ऐसे चेहरे जो अपने बल पर 10 वोट भी नहीं पा सकते थे, लेकिन मोदी लहर में उनकी नैया पार हो गई, एक बार नहीं 2 बार। ऐसे में चेहरे की अहमियत और लोगों के काम करने के तरीके और लोगों को का अपने नेता पर भरोसा, यह सब याद आता है, यह होना जरूरी है। देखिए, साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो बात कही जा सकती है कि यहां पर चेहरे की कोई अपनी अहमियत नहीं है। जो वजूद है वो भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का वजूद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी की पार्टी, मोदी का बीजेपी, मोदी का चेहरा। चुनाव चाहे विधानसभा का और चाहे मैं ये भी कहूंगा कि नगर निगम के भी अगर चुनाव लड़े जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर नगर निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम करती है। तो यकीनन मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद जीतकर सामने आए थे। अपना वजूद बेहद कमजोर, बेहद कम, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत चेहरों पर दाव खेलने की कोशिश करेगी। और चूंकि रिस्क भी ज्यादा है, जो जिक्र यहां पर जाट बहुल इलाकों का किया जा रहा था, उस रिस्क के चलते यहां पर जिताऊ उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद हो सकता है। और खास बात यह भी कि विधानसभा का चुनाव चूंकि सामने आ रहा है, तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है विधानसभा में भी किया जाना है। किसी भी बड़े से बड़े चेहरे को हटाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर यह लगता है कि यह चेहरा उनके किसी काम का नहीं, किसी वोट का बंदोबस्त उस चेहरे के साथ नहीं हो सकता, तो उसे हटाया जा सकता है। ओपी धनखड़ इसका एक बड़ा उदाहरण आप मान सकते हैं कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, गैर जाट वोटों को लुभाने के लिए जिस तरीके से ओपी धनखड़ को, हालांकि उनकी
अपनी संगठनात्मक ये प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन असलियत जो है, जो लोगों के समझ में आई वो ये थी कि ओपी धनखड़ चूंकि जाट वोटों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद रामकुमार गौतम का जो बयान सामने आया वो भी सबने सुना कि मुख्यमंत्री से कम कुछ भी जाटों को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में एक वोट का बंदोबस्त भी ओपी धनखड़ नहीं कर पा रहे थे। तो नायब सिंह सैनी को कमान जैसे ही दी गई, बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि देखने को मिला। लाइफ लाइन जो है बढ़ती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी की। तो यकीनन हर वो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी करेगी जिससे पार्टी को बढ़त मिल सके। चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ऐसा कैंडिडेट जिसका अपना वजूद हो, जिसके नाम पर जातिगत वोट बढ़ता हुआ नजर आए, और ना सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में, ना सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में। अगर उसे टिकट दिया जाता है तो 10 के 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उस चेहरे के साथ वोटों का बंदोबस्त होना चाहिए। पार्टी सुनिश्चित जरूर करेगी। बीरेन जी, ये क्यों कहा जा रहा है 9 साल का कार्यकाल और इस दौरान नॉन परफॉर्मिंग आप एसेट बन गए पार्टी के लिए, आपने काम नहीं किया। महेश ने इस बात का जिक्र किया कि कोई ऐसी उपलब्धि आपके नाम नहीं है, आपने इतना बड़ा काम नहीं कर दिया कि आपको आंख बंद करके टिकट दे दिया जाए। ऐसी क्या वजह रही? आप नेता हैं, आप चुनकर आए, आप पार्टी का भरोसा आप पर था। देखिए, सांसदों की मजबूरियां भी थी। जो राज्य सरकार के काम थे उनका श्रेय मनोहर लाल जी ले गए, जो केंद्र का काम थे उसके लिए मोदी जी श्रेय ले गए। तो इनको कोई अपनी प्रत्यात प्रतिभा दिखाने का अवसर भी नहीं मिला। और देखिए, एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब रामचंद्र जागड़ा थे, हालांकि महम के रहने वाले हैं, गोहाना से 2 बार टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने विधानसभा का टिकट तो उनको दिया नहीं, लेकिन राज्यसभा का टिकट दे दिया और राज्यसभा जिताकर भेज दिया। मतलब वो मांग तो रहे थे विधानसभा का, लेकिन उनको मिल गया राज्यसभा का। और इस तरह कृष्णलाल पवार 2014 में उनको इनेलो ने टिकट नहीं दी थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 2014 में जीते, मंत्री बने, 2019 में फिर चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृष्मा के लिए जाना जाती है। अब देखिए, अब 1 अप्रैल को जो है एक सीट खाली हो रही है, उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अपना रावत जी की सीट खाली हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल उनके जो है अपना हिसार से हैं, तो उनकी सीट जब खाली होगी तो डीपी बस की, तो उसकी जगह अब भारतीय जनता पार्टी किसको भेजती है? तो ये भी लोकसभा चुनाव के साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी यहां भी कोई कृष्मा कर सकती है कि डीपी बस के स्थान पर किसी ब्राह्मण को ही भेजा जाना है, लेकिन उन्हें तो दोबारा नहीं भेजा जाएगा, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि उनका आयु के आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को भेजेगी। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी 11 उम्मीदवारों को जो है समायोजित एडजस्ट कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सीट का भी एक और अवसर है। बाकी तो जातीय गणित के हिसाब से कोई 2 जाटों को देने हैं, ओबीसी को देना है, एक पंजाबी को देनी है, अग्रवाल समाज को कोई भी टिकट नहीं मिली, तो हो सकता है इस बार किसी अग्रवाल समाज से किसी को राज्यसभा में भेज दिया जाए। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।